ईरान अमेरिका इसराइल की जंग में कौन जीतेगा, किस पार्टी के ज्यादा चांसेस हैं? देखें, इस वक्त अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो अमेरिका और इसराइल के पास बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ईरान के पास अपर हैंड है। उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है जो ईरान ने अभी तक प्ले नहीं किया। गल्फ कंट्रीज के पास अपना फ्रेश वाटर नहीं होता, मतलब उनके पास जेरे जमीन पानी इतना आसानी से नहीं मिलता। 60% गल्फ कंट्रीज जो पानी निकालती हैं वो समंदर से डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए उसको पानी को साफ करती हैं, फिल्टर करती हैं और फिर इस्तेमाल करती हैं। रियाद में एक बहुत बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट है जहां से कम एक करोड़ लोगों को पानी जाता है और ईरान के निशाने के ऊपर ये डीसैलिनेशन प्लांट है। ईरान किसी भी टाइम इस पानी के इस फिल्टर प्लांट के ऊपर निशाना बना सकता है, लेकिन अभी तक ईरान ने इसको निशाना नहीं बनाया, क्योंकि साफ पानी के ऊपर ईरान अगर निशाना बनाएगा तो उससे उनकी अपनी भी डिफेमेशन होती है। लेकिन अगर ऐसा वो कर देता है, वर्स्ट केसेस होने के ऊपर ईरान ऐसा कर सकता है, और ऐसा करने के ऊपर सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के पास सिर्फ 2 हफ्तों का साफ पानी मौजूद होगा। अभी इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक 33 किलोमीटर का नैरो पैसेज है जहां से तमाम दुनिया के 20% शिप्स गुजरते हैं, और ये 20% शिप्स तो दुनिया को सप्लाई करने के लिए आते हैं। लेकिन गल्फ कंट्रीज में, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरान, कतर, ये तमाम कंट्रीज हैं, इनके पास जो खुराक है, अनाज है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं यहाँ पे इन्हीं बहरी जहाजों के जरिए इन तक आती भी हैं। इनके पास अपना सेल्फ ग्रोन मीट भी नहीं है, गोश्त नहीं है, सेल्फ ग्रोन वेजिटेबल्स नहीं होती, ज्यादातर तो रेगिस्तान है, तो बाहर से ही इनके पास खाना पीना आता है। इनका खाना पीना भी बंद हो सकता है विद इन अ मंथ। इसी वजह से यहाँ पे एक स्वेयर किस्म की फूड की शॉर्टेज भी हो सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा देर ब्लॉक रहे। और अगर ये वाटर डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हो जाता है ईरान की तरफ से, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा पानी का। और मेरा ये नहीं ख्याल कि अगर ऐसा कोई बहरान आ जाता है तो अमेरिका को मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को इवेंचुअली घुटने पे टेकने पड़ेंगे। अभी भी गल्फ कंट्रीज प्लान ये कर रही हैं कि वो इस जंग से बाहर निकलें, अमेरिका के साथ भी डायलॉग कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी इनको इस तरह से सपोर्ट नहीं किया। इनके पास ईरान से आने वाले जो ड्रोन्स हैं उनको तबाह करने के लिए जो असला होता है, जो बहुत महंगे महंगे मिसाइल्स होते हैं, वो भी शॉर्ट होते जा रहे हैं, और शॉर्ट होने के बाद दोबारा इनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत टाइम लगता है। अमेरिका इस तरह के मिसाइल सिर्फ 1 महीने में 5 या 6 बना सकता है, वेयरएज़ ईरान की तरफ से हजारों की तादाद में ड्रोन्स भी आ रहे हैं और मिसाइल्स भी आ रहे हैं। रिसेंटली ईरान ने एक ऐसा मिसाइल इजराइल के ऊपर मारा है जो जैसे ही वो मिसाइल आया है उसके बाद वो क्लस्टर टाइप का वो मिसाइल था, सो दैट के जैसे ही वो इसराइल की सरहदों के अंदर आया है वो क्लस्टर बन गया। वो एक मिसाइल में से 11 मिसाइल्स निकले हैं, और 11 मिसाइल में से आगे फर्दर फिर 11 मिसाइल्स निकले हैं। तो उसको मारने के लिए इसराइल ने बहुत महंगे महंगे अपने मिसाइल्स छोड़े। ईरान का एक मिसाइल $50,000 का आता है या $1,00,000 का आता है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल इसराइल का और अमेरिका का उसको जो सरफेस टू एयर डिफेंस करने वाला मिसाइल होता है वो कम से कम 10 मिलियन US$ का आता है। तो इसराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से फाइनेंशियल लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है। इसके अलावा ईरान बेसिकली इस वॉर को बेसिकली ईरान को ये पता है कि असले की बल पे तो इस जंग को जीत नहीं सकता, तो ईरान बड़ी स्ट्रेटेजिकली इस वॉर को खेल रहा है। ईरान ने इस जंग को इकोनॉमिक वॉर बना दिया है, और ईरान ने इस वॉर को गल्फ कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक वॉर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। गल्फ कंट्रीज की जब इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली गल्फ कंट्रीज को विड्रॉ करना पड़ेगा और अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे। इस वक्त AI डेटा सेंटर्स के ऊपर भी ईरान ने हमला किया, दुबई में अमेज़न के ऊपर हमला किया है, जो ये शो करवाता है कि ईरान की पर्टिकुलरली AI के ऊपर भी नजर है। और अगर इवेंचुअली गल्फ कंट्रीज की इनकम कम होती है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है, तो ये कंट्रीज अमेरिका और कनाडा और यूके वगैरह में जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जिसमें AI के आजकल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है गल्फ कंट्रीज की तरफ से, वो भी रुक जाएगी, और इवेंचुअली अमेरिका को भी एक मौशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है, और इवेंचुअली अमेरिका को ये जंग भी रोकनी पड़ेगी। ईरान की जानिब से दागे जाने वाले एक मिसाइल या एक ड्रोन को कम से कम 11 मिसाइल्स के जरिए इंटरसेप्ट करना पड़ता है, और अक्सर उन 11 में से भी बहुत सारे मिसाइल्स तो मिस हो जाते हैं। इस सब में आपको ये बताता चलूं कि रिजीम के चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एयर स्ट्राइक के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, हर सूरत आपको ग्राउंड के ऊपर जाना पड़ेगा। और इस वक्त ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है ग्राउंड के ऊपर जाने का, और इस वक्त अमेरिकन आर्मीज और गल्फ कंट्रीज में से भी कोई भी ईरान के साथ जमीनी हमलों के जरिए लड़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो इस वक्त मोराल बहुत डाउन हो चुका हुआ है। जिस तरह से ईरान ने तमाम गल्फ कंट्रीज के ऊपर स्ट्राइक की है, और आगे जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनके पास अभी पानी वाला पत्ता मौजूद है, अगर इन्होंने पानी बंद कर दिया तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो चुके हुए हैं, खुराक की शॉर्टेज होती जाएगी दिन ब दिन, ऑयल की शॉर्टेज होती जाएगी, पूरी दुनिया में भी शॉर्टेज होती जाएगी, और दुनिया ज्यादा देर इस क्राइसिस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवेंचुअली अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर प्रेशर आएगा और उनको ये जंग वापस लेनी पड़ेगी, और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ईरान को इस जंग में फतह याब करेगा।